नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। दोस्तों, बात करेंगे बाल विकास सीडीपी के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे बाई जयसवाल कोचिंग सेंटर। यहाँ पे हम सीडीपी के टॉप 30 प्रश्न करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से संभावित प्रश्न होने वाले हैं। तो ये 30 प्रश्नों में से आपका फीडबैक क्या है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। दोस्तों, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? आपके ऑप्शन है अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार, छात्र स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार या छात्र शिक्षक की ज़रूरतों के अनुसार। तो एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? वह कहला जाता है स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार। क्योंकि समावेशी शिक्षा वह व्यवस्था होती है जिसमें एक समान विद्यालय में अधिगम निर्योग्य बालक सामान्य बालक दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न, साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है टेट एग्जाम को फतेह करना, सी टेट एग्जाम को फतेह करना। साथियों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? तो वह दोस्तों कहलाती लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। जी हाँ दोस्तों, जीन पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है जो आपके 2 से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है, मानी जाती है। इस अवस्था में क्या होता है, बालकों में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता पाई जाती है। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है। तीसरा प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, कथन से रिलेटेड है, कथन और कारण वाला, जो अक्सर सी टेट एग्जाम में पूछा जाता है। कथन ए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। जब आपकी नियुक्ति होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आप ये बताइए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीकों को अपनाना चाहिए। कारण यह है कि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। ये सी टेट में आपके 30 संभावित प्रश्न हैं। तो दोस्तों, इसमें जो ए और आर दोनों सही दिए गए हैं और आर क्या कर रहा है, एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है, ठीक है, 4 ऑप्शन एग्जाम में दिए जाएंगे, तो पहला ऑप्शन हमारा जो सही कह रहा है। इस प्रकार से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, कोई भी कंडीशन रखी जा सकती है। अगला प्रश्न है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक होता है? यह साथियों, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए आवश्यक क्या होता है? इसके लिए आवश्यक होता है बच्चे के जीवन संबंधी सामाजिक परिप्रेक्ष्य के जोड़कर पढ़ाना। बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बालक जो है अपने आस पड़ोस के सामाजिक परिपेक्ष जैसे रहन सहन, खान पीन, बोली भाषा को जानने लगता है। इसलिए मैं बच्चे को पढ़ाने के लिए उसके सामाजिक परिपेक्ष से जोड़कर उसे पढ़ाना चाहिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न साथियों, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी होता है? कोई भी एक कक्षा है, उसमें बच्चों के असफलता जो होती है, उस असफलता नामक भय को दूर करना है, तो उसके लिए जरूरी क्या हो? उसके लिए जरूरी होता है असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। असफलता और जो त्रुटियां होती क्या होती है, ये बच्चे के अधिगम का एक स्वाभाविक हिस्सा होती है। अगला प्रश्न है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई? जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग विद्यार्थी बालक बालिकाएं, आरटी एक्ट 2009 आपने पढ़ा होगा, खंड 12 में किसकी सिफारिश की गई? तो दोस्तों, खंड 12 में निजी विद्यालयों में आरक्षण की। लगभग दोस्तों निजी स्कूलों में 25% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कितने प्रतिशत? 25% सीटों का प्रावधान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है?
देखिए गणितीय गणना की अगर बात करें, अक्षमता से 1 से 2 प्रश्न अवश्य आता है, सभी लोग जानते हैं CDP पेडागोजी में। तो इनमें दोस्तों गणितीय गणना के बारे में अगर दिया गया तो फिर क्या हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। गणित में कैलकुलिया, कैलकुलेटर, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। शानदार और जानदार प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आँख में तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है? कौन या किसी व्यक्ति के हाथ में, तो क्या हो जाएगा, गति समन्वय वैफल्य की बात होती है। जी हाँ दोस्तों, गति समन्वय वैफल्य वाले व्यक्ति को गति, संबंध, निर्णय, स्मृति, कुछ अन्य संज्ञानात्मक कौशल की समस्या होती है। आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए उन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करने चाहिए? तो एक शिक्षिका को बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि आसपास की जो चित्ररूपी सामग्री है उसमें मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ना चाहिए। कोई भी विद्यार्थी है बालक बालिका के सफल समावेशन के लिए एक दृष्टिबाधिता है, तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को करना चाहिए कि आसपास की चित्ररूपी सामग्री है उसको मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ देना चाहिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। साथियों, वो छात्र जिन्हें उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वे कौन से कहला जाएंगे? जी हाँ तो दोस्तों, वे बालक बालिकाएं, वे छात्र छात्राएं जिन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वे छात्र कौन से कहलाते हैं? वे छात्र कहलाते हैं पठन वैकल्य। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, इनमें से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? देखिए, पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों। यह प्रश्न जो है विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा, क्योंकि बच्चे अब सोचेंगे जो तटीय इलाके हैं उन पर जो लोग हैं क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं, ये जानना, ये क्या हो जाएगा, चिंतन को बढ़ावा देना उदाहरण होता है। फॉर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। दोस्तों, विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? तो प्रश्न हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है इसी पर, विकास का चरणीय सिद्धांत, अर्थात हम किसकी बात करेंगे? विकास की अनिरंतरता की बात करेंगे, क्योंकि विकास का चरणीय सिद्धांत विकास की अनिरंतरता पर बल देता है। क्योंकि विकास के असतत दृष्टिकोण का मानना यही है कि लोग जीवन के ऐसे चरणों से गुजरते हैं जो गुणात्मक रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं। इसलिए हम बात करेंगे विकास के अनिरंतरता की बात कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। बच्चों के विकास का क्रम क्या होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं बच्चों के विकास का सही क्रम क्या होता है, सभी जानते हैं, समान से विशिष्ट की ओर होता है। सिंपल सा प्रश्न है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, संयोजन घटित होता है। संयोजन कब घटित होता है? आप सभी लोग जानते हैं संयोजन तभी घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान निष्काओं में जो स्कीमाएँ होती हैं उनमें परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। तो संयोजन तभी घटित होता है जब बच्चे अपने वर्तमान जो स्कीमा होती है उसमें परिवर्तन करें और नए अनुभव के अभिप्राय को समझें, तो वहाँ पे संयोजन घटित होता है। अगला प्रश्न है जो एक प्रश्न इस प्रकार का अवश्य आएगा। एक 5 वर्षीय बच्चों को 16 फूलों को चित्र दिखाए जाते हैं, उनमें से 4 लाल के हैं, 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक है, तो बच्चा उत्तर देता है नीले फूल अधिक है। तो जीन पियाजे जी के सिद्धांत के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा दक्षता हासिल नहीं कर पाया। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिए गए, तो राइट ऑप्शन होगा श्रेणीबद्ध वर्गीकरण हो जाएगा। क्योंकि अगर बालक को श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का ज्ञान होता तो वह बता देता कि कैसे नीले फूल ज़्यादा हैं और लाल कम है। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण का विकास जो है जीन पियाजे की तीसरी अवस्था
मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेकर 11 अवस्था तक में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का किस पर आधारित हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है, यह लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों के सहपाठियों को अंतःक्रिया कराकर सहारा देकर अध्यापन कराया जा रहा है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा में पाठचर्या का उद्देश्य महत्व देते हैं। किस पर महत्व देते हैं? जो प्रगतिशील शिक्षा होती है उसमें जो पाठचर्या के उद्देश्य होते हैं वह किस पर महत्व देते हैं? वह आलोचनात्मक चिंतन पर महत्व देते हैं, क्योंकि यह सोचने का एक तरीका होता है जिससे केवल उन सभी तर्कों निष्कर्षों को स्वीकार नहीं करते हैं जिनमें आप अवगत होते हैं। व्यक्ति जो होता है किसी वस्तु, घटना या लक्ष्य की सच्चाई को स्वीकार करने के लिए पहले उसके क्या होते गुण दोष की परख कर लेता है कि इसका है क्या चीज़। डायरेक्ट आप सीधे नहीं पहुंच जाते, पहले गुण और दोष अवश्य देखेंगे। कोर्ट में देखिए, कोई भी जब न्यायिक जांच होती है तो दोनों पक्ष को बुलाया जाता है, भले पूरा उसके विपक्ष में उसके हैं सबूत हैं, लेकिन फिर भी उससे कहने का एक मौका अवश्य दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं पहचानने और उनका प्रयोग करके अपने चरण को दिशा देने की योग्यता से संबंधित होता है? तो हार्वर्ड गार्डनर की बुद्धि के अकॉर्डिंग हमें बताना है, तो वह हो जाता है अंतः व्यक्तित्व बुद्धि की बात करें, क्योंकि यहीं पर हमारा उत्तर क्लियर हो गया है। बुद्धि जटिल आंतरिक भावना पहचानना, आंतरिक भावना मतलब अंतः व्यक्तित्व बुद्धि की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अभिकथन और तर्क दिया गया है। अभिकथन कह रहा है कि वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं और निम्न आय वाले परिवारों से। तर्क है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। अब ऑप्शन हमें चुनना है, ऑप्शन चुनना है, ए और दोनों सही दिए गए, क्योंकि सही व्याख्या जो है आर ए की सही व्याख्या कर रहा है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है, बचपन में बहुत विविधताएं होती हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि विकास क्या है? विकास है, अक्सर आपने नाम सुना होगा, विकास इधर हो रहा है, पूरा विकास हो रहा है। तो विकास है क्या चीज़ दोस्तों? ये बाल विकास, सीडीपी विकास है, ये पॉलिटिक्स वाला विकास नहीं है साथियों। विकास है तो विकास ये क्या होता है? बदलाव किया जा सकता है, विकास में बदलाव किया जा सकता है। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत निरंतर चलती रहती है। विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं और गर्भकाल से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर व्यक्ति में यह प्रकट होती है विकास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? जी हाँ, अनुवांशिकी द्वारा पूर्णतः निर्धारित होता हो और वह कहला जाता है आँखों का रंग। जी हाँ, इसमें परिवर्तन संभव नहीं होता। किसी व्यक्ति द्वारा अनुवांशिकी गुण माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से प्राप्त होता है। अनुवांशिकता का अर्थ होता है सीधे तौर पर समझें कि शिशु के जन्म और माता पिता से संबंध, तो आँखों का रंग यह निश्चित होता है। अगला, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? ये प्रक्रिया कहलाती है द्वितीयक समाजीकरण। क्यों साथियों? क्योंकि समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके द्वारा बच्चों में उनके माता पिता, शिक्षक या अन्य लोगों द्वारा जो है सामाजिक सांस्कृतिक में बदलाव होता है। प्राथमिक अभिकरण में क्या होता है? प्राथमिक अभिकरण में परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, विवाह आदि आते हैं। द्वितीयक अभिकरण में क्या आता है? द्वितीयक अभिकरण में आते हैं आपके शैक्षिक जो संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक, धार्मिक संस्थाएं, ठीक है। और द्वितीयक समाजीकरण द्वारा बच्चे जो है अपने साथियों में सामाजिक आचरण में महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं, इसलिए द्वितीयक समाजीकरण यहाँ पे आएगा।
इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़कर इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत की ओर आकर्षित करता है या बताता है? तो यह सिद्धांत दोस्तों समीप दूराभिमुख सिद्धांत की ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि पहले केंद्र में स्थित अंगों को रचना पर नियंत्रण होता है, इसके बाद केंद्र से दूर स्थित अंगों का रचना पर नियंत्रण होता है। और यही कारण है कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है और बाद में अंगुलियों के संचालन पर निपुण होता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विकासात्मक परिवर्तन क्या होता है दोस्तों? विकासात्मक परिवर्तन वही होता है जो वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की परस्पर क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, खाली स्थान स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का में सूक्ष्म गत्यात्मक उदाहरण है जबकि कौशल की आवश्यकता होती है। राइट ऑप्शन चुनना है। दोस्तों, भागना स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है जबकि चित्र बनाना कौशल की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सटीक आंसर सही हो जाएगा। कोई डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। साथियों, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी? मध्य बाल्यावस्था में वही बच्ची होगी जो एक बच्ची तार्किक रूप से हो। जो बच्ची तार्किक रूप से होगी वही बच्ची दोस्तों मध्य बाल्यावस्था में होगी, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो होता है मूर्त वस्तुओं के संबंध में अनेक विभिन्न प्रकार की तार्किक संक्रिया करने लगता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। अब देखिएगा, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। कारण यह है कि परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, क्योंकि देखिए ए सही दिया है लेकिन आर गलत दिया गया है। आर क्यों गलत दिया गया? परिवार बच्चों के समाजीकरण का द्वितीयक अभिकारक। तो परिवार हो गया, खेल समूह हो गए, ये प्राथमिक होते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन पे बताया था, इसलिए यहाँ पे द्वितीयक दिया, इसलिए गलत दिया गया है। तो ए सही है और आर गलत है। तो सी ऑप्शन में दिया गया कि ए सही है आर गलत है, सी ऑप्शन को हम कलेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही मिलान कर रहा है? सही मिलान समझिएगा। सही मिलान का तात्पर्य है कि मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या होता है, वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। यह हमारा सही दिया गया और इस प्रकार से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्नर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। राइट ऑप्शन चुनना है आप सभी को और राइट ऑप्शन है दोस्तों प्रकृतिवादी। जी हाँ दोस्तों, हार्वर्ड गार्नर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं, वह होंगे प्रकृतिवादी। वनस्पति और जीव दे दिया गया तो प्रकृति से संबंधित ही हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्या सिफारिश करती है? बहुभाषावाद को, एक भाषावाद को, पाठ्यक्रम और मानकीकरण को या मूल्यांकन का मानकीकरण को? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है NEP, ये क्या सिफारिश करती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, शेयर करके बताना है, फीडबैक करके बताना है। यह प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन में है। साथ ही साथ ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करना है। डेली 7 PM में आपकी क्लास होगी, 7 PM to 7:30 PM में आपकी क्लास रहेगी। डेली आपके CTET एग्ज़ाम को फतेह कीजिए। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी।